Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Again, I am with you people with a new topic named as Factors Affecting the London Forces. आज हमने वो फैक्टर डिस्कस करने हैं जिसकी वजह से जो लंदन फोर्सेस हैं वो डिस्टर्ब होंगी या लंदन फोर्सेस कम या ज़्यादा होंगी। तो आज हमने वो फैक्टर डिस्कस करने हैं। तो इसके दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले एक बात और, यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है कि जो लंदन फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। तो पहला जो वो फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा हुआ, यानी कि उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हुआ, तो जो लंदन फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा होंगी। यानी कि साइज़ का फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस के साथ कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंदन फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? जितना किसी मॉलिक्यूल या एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा होगा, उसकी जो लंदन फोर्सेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है? इसमें एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए पोल्स बन जाएं। आपने पीछे भी पढ़ा था कि इसमें क्या होना है, इसमें पोल्स बनने हैं ताकि जो इसकी पोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो आप कह सकते हैं इसमें टेम्पोरेरी पोल्स क्रिएट होंगे। तो पोलराइजेबिलिटी का आपकी बुक में थोड़ा सा बताया हुआ, उसके मुताबिक आप चलें तो ये कहता है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किसकी? टू एक्सटेंट विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज, कि जो एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का साइज़ है वो कितनी दूर तक एक्सटेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है पोलराइजेबिलिटी में कि इसमें जो टेम्पोरेरी पोल्स हैं वो क्रिएट होना है ताकि इसकी जो पोलैरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो साइज़ का, पोलराइजेबिलिटी का और लंदन फोर्सेस का फिर आपस में क्या रिलेशन हुआ? इनका डायरेक्ट रिलेशन है। साइज़ ज़्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लंदन फोर्सेस भी ज़्यादा होगी। या ग्रेटर द साइज़ ग्रेटर विल बी द फोर्सेस, दैट इज़ लंदन फोर्सेस। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो नोबल गैसेस और हैलोजन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज़ होते हैं डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले हम नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं। इनको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस शेल में जो डुप्लेट है या उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। इसके पास या तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा या इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। सिंपल टू से दैट कि इसने किसी किस्म का कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाना। नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो ये जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये सारी की सारी कौन सी गैसेस हैं? ये नोबल गैसेस हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये सारे के सारे कौन से गैसेस हैं? ये नोबल हैं और ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये? मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। और उसके बाद अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें, यानी कि डाउन द ग्रुप मूव करें, तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होते हैं। ये इंक्रीज़ क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास है ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ होता जाएगा उनके दरमियान उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा।
डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम मोर एंड मोर, जिसकी वजह से उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो उसके दरमियान फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसका फिर मतलब यही हुआ ना कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो इसका एक फैक्टर ये आपने पढ़ लिया है कि साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साइज़ की वजह से इसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो नोबल गैस है उसको आप ज़ीरो ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम भी दे सकती हो। और उसका जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ नंबर ऑफ एटम इन आ मालिक्यूल। इससे पहले भी हम एक और इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। कहते हैं अगर आप बात करें फ्लोरीन गैस की और आयोडीन की, जिस तरह हमने पीछे कहा है कि जो नोबल गैस है उसमें एक हीलियम भी है और एक आयोडीन भी है, सॉरी जो हमने पीछे हैलोजन पढ़े हैं ना, हैलोजन, उसमें एक फ्लोरीन है और एक आयोडीन है। अगर हम इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो फ्लोरीन है ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो है, या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -188.1। किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का कौन सा होगा बच्चों, दोबारा से देख लें कि जो फ्लोरीन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -188.1 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट हम बात करें आयोडीन की, तो जो आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लोरीन से कहीं ज़्यादा होगा। तो वो कितना होगा? 184.4 डिग्री सेल्सियस। अब जो फ्लोरीन का था वो नेगेटिव में है और जो आयोडीन है वो पॉजिटिव में है। आप दोनों की पोजीशन अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो फ्लोरीन ऊपर आती है और जो आयोडीन है वो उससे नीचे है। तो नीचे की तरफ मूव करें, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या लंडन फोर्सेज इंक्रीज़ होंगी। तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, उसका साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। अगर हम आयोडीन और फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी के दरमियान कंपैरिजन करें तो जो आयोडीन मॉलिक्यूल है उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन के। एक पॉइंट आपका ये हो गया फैक्टर्स का। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एटम इन आ मॉलिक्यूल। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है जितने ज़्यादा होंगे फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। यानी कि इसमें भी फिर कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल और एन एटम, सॉरी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर देन द फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्ग। जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतनी ही फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। जितनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी इसका मतलब ये है कि उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें, यहाँ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, C2H6 ईथेन की एग्जांपल यहाँ हमारे पास मौजूद है। अगर इसका हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो है -88.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ईथेन। आप सेकेंड ईयर में भी जाके ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अल्केन की, कि उसके जो पहले 4 मेंबर हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें एक मीथेन है, दूसरा ईथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है। ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? -88.6 डिग्री सेल्सियस। इसके बरक्स अगर हम 5 कार्बन वाले अल्केन को देखें जिसमें कार्बन नंबर 5 होंगे, उसे आप पेंटेन कहते हैं। कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक की अगर बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यानी कार्बन 1 से 4 तक गैशियस फॉर्म में और कार्बन नंबर 5 से 10 तक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली इसमें भी डिफरेंस होगा, क्योंकि गैशियस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लिक्विड के इससे थोड़े करीब होते हैं, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी फ़र्क आएगा। अगर हम इससे आगे चले जाएं C11 से ऑनवर्ड, जिसमें कार्बन नंबर 11 या ज़्यादा हों, तो उसको आप आइसोडीकेन भी कह सकते हैं, जिसमें 11 कार्बन होंगे,
तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, यानी कि पहले 4 मेंबर गैशियस फॉर्म में, 5 से 10 तक लिक्विड फॉर्म में, और 11 से ऑनवर्ड की अगर बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ C6H14 की बात करें, ये हेक्सेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 68.7 डिग्री सेल्सियस है और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आप दोनों के बॉइलिंग पॉइंट देख लें कि एक गैशियस फॉर्म में है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, और एक लिक्विड फॉर्म है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह क्या है कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है, कार्बन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो भी चेंज हो रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो रहा है। और ये जो जहाँ आपकी बुक में ना एक टेबल बना होगा, वहाँ ये नेम दिए होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी दिए होंगे, उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी दी होंगी। और ये जो उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू यहाँ लिखी होगी ना आपकी बुक में, तो वो 180 MPa होंगी, ठीक है। इसके लिए स्टैंडर्ड प्रेशर इसका 180 M। तो अगर बात करें फिज़िकल स्टेट ऑफ हाइड्रोकार्बन की, तो ये चेंज होती है विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब यही है जो हमने टेबल पीछे बात की है कि अगर आप कार्बन नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे, उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो भी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो गैस से लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो लॉन्ग चेन है वो उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके पास जो कार्बन है वो ज़्यादा है, तो बाहर से दूसरे एटम इसके साथ अटैच हो सकें। तो लॉन्ग चेन है मोर प्लेस फॉर अट्रैक्शन। जितनी कार्बन चेन ज़्यादा होती जाएगी, उसके ऊपर एटम आके या दूसरे ग्रुप आके इजीली अटैच हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट with the increase of molecular mass of these hydrocarbon, they change from gaseous to liquid and then finally converted into solid। तो आपने ये 3 स्टेट पहले पढ़ी हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड की। तो ये कब चेंज होती है? जब हम उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज कर दें। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। जो फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं इसको अच्छे से याद रखना आप लोगों ने। And I really wish you people get something from here, and thank you for this time.